कभी सोचा है मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था? हम बात कर रहे हैं एक अखंड भारत की, जो हिमालय से लेकर मैसूर तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था। अब जरा सोचिए, इतिहास में ऐसा कौन सा सम्राट हुआ होगा जिसने अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचकर युद्ध को ही छोड़ दिया हो, जिसने दिग्विजय यानी सैन्य जीत का रास्ता छोड़कर धम्म विजय यानी दिलों को जीतने का रास्ता अपनाया हो। जी हां, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक और उनके शासन के इसी अनोखे मॉडल की। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक इंसान के बदलने का नहीं है। ये सवाल है एक पूरे साम्राज्य की सोच बदलने का। ये सफर है एक ऐसे राजा का जो चंडाशोक यानी क्रूर अशोक से धम्माशोक यानी धम्म के रास्ते पर चलने वाला अशोक बन गया। तो चलिए इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की राजनीति, प्रशासन और नैतिकता को जरा और गहराई से समझते हैं। अशोक की महानता को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उनके शुरुआती दिनों की क्रूरता को देखना होगा। कहानी शुरू होती है सिंहासन के लिए खूनी लड़ाई से, और इसी ने उनकी शुरुआती प्रशासनिक नीतियों की नींव रखी थी। देखिए, अशोक को विरासत में एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य मिला था। उनके बादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया था, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चलता था। ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था जहां सजा और कूटनीति का बोलबाला था, और शुरुआत में अशोक ने इसी रास्ते को और सख्ती से आगे बढ़ाया। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस को एनालाइज करना होता है। एक तरफ है बौद्ध ग्रंथ, जो अशोक के बदलाव को और नाटकीय दिखाने के लिए उन्हें एक ऐसे क्रूर शासक के तौर पर दिखाते हैं जिसने अपने 99 भाइयों को मार डाला। लेकिन दूसरी तरफ है अशोक के खुद के शिलालेख, जो कि प्राइमरी सबूत हैं, और उन शिलालेखों में वो अपने जीवित भाई बहनों का जिक्र करते हैं। और यहीं पर एक इतिहासकार का असली काम शुरू होता है, कहानी और सबूत के बीच का फर्क पहचानना। तो गद्दी पे बैठने के बाद अशोक की इमेज चंडाशोक की बन गई, मतलब क्रूर अशोक। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पूरी राज करने की पॉलिसी थी। इसका सीधा मतलब था साम्राज्य को किसी भी कीमत पर बढ़ाना, और अगर कोई भी सिर उठाए तो उसे बेरहमी से कुचल देना। ये उस दौर की एक टिपिकल राज व्यवस्था थी। और चंडाशोक की इस पॉलिसी को लागू करने का तरीका क्या था? सख्त कानून और सख्त सजा। अशोक का नरक की जो कहानी है वो इसी क्रूर न्याय व्यवस्था का एक प्रतीक है। इसका मकसद था डर पैदा करके लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और अपनी शाही सत्ता को मजबूत करना। ये उनके शासन का वो दौर था जब ताकत के इस्तेमाल को ही स्थिरता की गारंटी माना जाता था। तो अब हम आते हैं अशोक की जिंदगी के उस मोड़ पर, उस एक घटना पर जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि मौर्य साम्राज्य की पूरी विदेश और घरेलू नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव की वजह बनी। अपनी ताजपोशी के 8वें साल अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये मौर्य साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का, कह सकते हैं कि, क्लाइमैक्स था। इस जंग में सीधे तौर पर करीब 1 लाख लोग मारे गए। ये नंबर उस तबाही का अंदाजा देता है। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। जंग के बाद करीब 1.5 लाख लोग या तो बेघर हो गए या फिर भूखमरी और बीमारियों की चपेट में आकर मारे गए। कलिंग को जीतने की इंसानी और आर्थिक कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसने अशोक को अपनी विस्तार की नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जंग के मैदान की उस भयानक तबाही ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। वो अपने 13वें शिलालेख में इस पछतावे को दर्ज करते हैं, और यही वो पल है जब मौर्य साम्राज्य में भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज की जगह धम्म घोष यानी धम्म की आवाज ने ले ली। ये सैन्य जीत से नैतिक जीत की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। तो कलिंग ने अशोक को ये तो बता दिया कि क्यों बदलना है, लेकिन अब सवाल था कैसे। और यहीं से एक नई प्रशासनिक मशीनरी और एक कल्याणकारी राज्य की सोच का जन्म होता है। एक ऐसी सोच जिसे धम्म की नीति के जरिए लागू किया गया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक विशाल और विविध साम्राज्य में एक तरह का सोशल ग्लू था। समाज को जोड़ने वाला एक सेक्युलर नैतिक कोड। ये शासन करने का एक नया तरीका था जिसका मकसद लोगों को जबरदस्ती से नहीं बल्कि नैतिकता से एक साथ लाना था। और धम्म की ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं थे, इन्हें सीधे सीधे सरकारी पॉलिसी में बदला गया। जैसे अहिंसा के तहत शाही रसोई में जानवरों को मारना कम कर दिया गया, मानवीय व्यवहार के तहत जस्टिस सिस्टम में सुधार किए गए और कैदियों को सहूलियतें दी गईं,
ये एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत थी जो आज के वेलफेयर स्टेट के सिद्धांतों से काफी मिलता जुलता है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में इस नई पॉलिसी को लागू कैसे किया गया, ये बहुत दिलचस्प है। अशोक ने पत्थर को अपना मास कम्युनिकेशन का मीडियम बना लिया। लेकिन सिर्फ पत्थर पर लिख देना काफी नहीं था। इस पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों का एक नया कैडर बनाया। ये ऑफिसर धम्म का प्रचार करते थे, लोगों की भलाई के काम देखते थे और जनता की परेशानियां सीधे सम्राट तक पहुंचाते थे। और इन शिलालेखों का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया था। जो शिलालेख थे, यानी जो चट्टानों पर लिखे गए, वो आम जनता के लिए थे, एक तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट। वहीं जो पॉलिश किए गए स्तंभ लेख थे, वो अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जैसे होते थे। दोनों मिलकर हमें मौर्यकालीन प्रशासन की एक बड़ी साफ तस्वीर देते हैं। अशोक की ये अविश्वसनीय कहानी एक वक्त में लगभग भुला दी गई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स यानी पुरातत्व और भाषा विज्ञान ने इस विरासत को दोबारा जिंदा किया और आधुनिक भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा बनाया। अशोक की मौत के बाद सदियां बीत गईं। जिस ब्राह्मी लिपि में उनके संदेश लिखे थे, उसे लोग पढ़ना ही भूल गए। हजारों साल तक अशोक सिर्फ कहानियों के एक राजा बनकर रह गए। लेकिन फिर 1837 में सब कुछ बदल गया जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और अचानक वो पत्थर बोलने लगे। हमें पहली बार एक शासक की अपनी आवाज सुनाई दी और इससे मौर्यकाल के इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखना मुमकिन हो पाया। और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हर रोज। जब भारत आजाद हुआ तो नए देश ने अपनी पहचान के लिए अशोक के सिंबल्स को चुना। सारनाथ का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दिखाता है। और हमारे झंडे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो लगातार तरक्की और धर्म के शासन का प्रतीक है। अशोक का ये कोटेशन आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अपने 12वें शिलालेख में वो समवाय की बात करते हैं, मतलब सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना। ये सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं थी, बल्कि अलग अलग समूहों के बीच एक्टिव डायलॉग की एक सरकारी नीति थी। आज के समाज के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो आखिर में अशोक की महानता सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने शासन करने की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने दिखाया कि एक राज्य की असली ताकत उसकी फौज में नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की नैतिक और भौतिक भलाई में होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनकी ये कल्याणकारी और सहिष्णु शासन की दृष्टि आज भी दुनिया को एक बेहतर रास्ता दिखा सकती है?